चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को तकरीबन 62 दिन हो चुके हैं। कत्लेआम का दौर लगातार जारी है। इस जंग का खामियाजा सबसे ज्यादा बेगुनाह मासूम आवाम भुगत रही है। हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन जंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। हालिया दिनों में जंगबंदी खत्म होने के बाद इजराइल की जानिब से बमबारी और तशद्दुद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बीती रात इजरायली जंगी तैयारों ने रात गजा पट्टी पर बमबारी की। फिलिस्तीनी वजारत सेहत ने आज बताया कि फरा रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल के मोहलिक हमले में 6 अफराद हलाक हो गए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक इजरायली फौजियों के हमले के बाद जब एम्बुलेंस रेस्क्यू के लिए पहुंची तो इजरायली फौजियों ने एम्बुलेंस को रोका और उन्हें कुछ देर तक जख्मियों को बचाने नहीं दिया। फिलिस्तीनी वजारत सेहत ने आगे बताया कि रात भर और सुबह मकबूजा फिलिस्तीनी सरजमीन के कई इलाकों में इजरायली फौज की तरफ से छापेमारी की इत्तला मिली। जिन इलाकों में छापेमारी हुई उनमें रमल्ला, हेब्रोन के जुनूब में अल फरा रिफ्यूजी कैंप, कल किलिया के मशरिक में कफ्र कद्दुम, जिन सफूद गांव और मकबूजा मशरिकी यरूशलेम जैसे इलाके रहे, जहां इजरायली फौजियों ने साउंड ग्रेनेड्स और आंसू गैस के गोले दागे। इसके अलावा आईडीएफ ने आज की ताजा सुबह में शुमाली गजा के जबाले मुहाजिर कैंप समेत गजा पट्टी के कई इलाकों पर हमला किया। वहीं वस्ती गजा के नुसैरत रिफ्यूजी कैंप में एक घर पर इजरायली फिजाई हमले में 5 अफराद हलाक हुए। आपको बता दें कि गजा में अब तक तकरीबन 17,000 से ज्यादा लोग हलाक और 46,000 अफराद जख्मी हुए हैं। मकबूजा मगरिबी किनारे में 266 अफराद हलाक और तकरीबन 3,000 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। वहीं इजराइल में 8,000 से ज्यादा अफराद जख्मी और 1,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं अगर सेहत की सहूलियात की बात करें तो गजा के सरकारी मीडिया डिपार्टमेंट के ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर को गजा पर इजराइल की जंग शुरू होने के बाद से कम 110 सेहत के मराकज ने 21 अस्पतालों के साथ काम बंद कर दिया है। इस अरसे के दौरान इजरायली हमले में 287 तिब्बी एहलकार हलाक हो चुके हैं। इस सब के बीच एक बेहद चौंका देने वाली खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इजराइल की एक वहशियाना और घिनौनी हरकत ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें इजरायली फौज शुमाली गजा में दर्जनों फिलिस्तीनी मर्दों को हिरासत में ले रही है और हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनियों के कपड़े उतारे गए हैं। हमास तंजीम ने गजा के अंदर फिलिस्तीनियों के साथ इस सलूक की सख्त मजम्मत की है। हमास का कहना है कि इस सब के लिए जियोनिस्ट निजाम जिम्मेदार है। इस्लाम की मुकद्दस किताब की बेहुरमती के खिलाफ मुस्लिम ममालिक में होने वाले मुजाहिरों के बाद डेनमार्क की पार्लियामेंट ने आवामी मकामात पर कुरान मजीद के नुस्खों को जलाने को गैर कानूनी करार देने का बिल मंजूर कर दिया है। बता दें कि ये बिल, जिसमें एक तस्लीम शुदा मजहबी कम्युनिटी के लिए अहम मजहबी अहमियत की हामिल तहरीरों के साथ नामुनासिब सलूक की मुमानियत है, 179 नशिस्तों वाली फॉकेटिंग में हक में 79 और मुखालिफत में 77 वोटों से मंजूर किया गया। अमली तौर पर मुकद्दस नुस्खों को आवामी तौर पर जलाना, फाड़ना या नापाक करना और दूसरी किस्म की हरकतों पर बैन लगाया जाएगा। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना या 2 साल तक की कैद भी भुगतनी पड़ सकती है। डेनमार्क और स्वीडन ने इस साल आवामी मुजाहिरों का एक सिलसिला देखा, जिसमें इस्लाम मुखालिफ कारकुनों ने कुरान मजीद के नुस्खों को नजरे आतिश किया या इसे नुकसान पहुंचाया, जिससे मुसलमानों की सतह तनाव पैदा हुआ और हुकूमतों से इस अमल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा शुरू हुआ। उत्तराखंड में आज से 2 रोजा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हो गया है। इसके लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे। आपको बता दें कि तकरीब को लेकर हिफाजत के भी सख्त इंतजाम किए गए। दरअसल आज उत्तराखंड के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 8 और 9 दिसंबर को चलने वाले 2 रोजा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हुई। वहीं इससे कुछ देर पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया और इसका इफ्तिताह किया। इस दौरान पीएम मोदी ने रिवायती गानों का भी लुत्फ उठाया। उत्तराखंड पहुंचने पर पीएम मोदी ने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के मकाम पर एक नुमाइश का मुआयना भी किया। साथ ही आज पीएम मोदी ने देहरादून में एक अजीमुशान रोड शो भी किया। उत्तराखंड में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में देश दुनिया के 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स और डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड हुकूमत ने इस समिट की थीम पीस टू प्रॉस्पेरिटी रखी है। इस सिलसिले में रियासत के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया था कि उत्तराखंड को इन्वेस्टमेंट के नए डेस्टिनेशन के रूप में कायम करने के मकसद से ये तकरीब मुनक्किद की जा रही है। धामी हुकूमत ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का हदफ तय किया था, जिसे पूरा कर लिया गया है।
बीजेपी के सीनियर नेता और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें कौमी कन्वेंशन की इफ्तिताही तकरीब में कारकुनों में जोश भरते हुए कहा, मैं बिना झिझक कहना चाहता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद का ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट हूं। कि मैं विद्यार्थी परिषद की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं। विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य और उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए सातत्यपूर्ण 75 साल की यात्रा ये शायद ही कोई संगठन कर सकता है और संगठनों में भी छात्र संगठन कर सकता है। छात्र युवा होते हैं, जोश से पूर्ण होते हैं, कई बार पथ भ्रष्ट रास्ता भटकने की संभावनाएं होती है, मगर विद्यार्थी परिषद की संगठन की व्यवस्था इतनी मजबूत और चौक चौबंद रही, ना विद्यार्थी परिषद 75 साल में रास्ता भटका, ना सरकारों को रास्ता भटकने दिया। गुज़िश्ता रोज दिल्ली रियासती कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत दिल्ली रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर अरविंदर सिंह लवली ने की। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अलका लांबा भी मौजूद रहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के अंदर खवातीन के खिलाफ तशद्दुद, आलूदगी और बद इंतजामी जैसे मौजू को लेकर बात की गई। बहुत हुआ महिला पर वार, बहुत हुआ महिला पर वार। 10 साल बीते, गृह मंत्री अमित शाह जी कब दोगे जवाब? आज ये हकीकत है कि देश के सबसे कमजोर, दिशाहीन साबित हो रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। ये मैं नहीं कह रही, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 के आंकड़े ये साबित करते हैं कि जिनके अधीन दिल्ली, राजधानी दिल्ली, जो राजधानी भारत की राजधानी थी, वो अपराध की राजधानी बन गई है। हर रोज राजधानी दिल्ली में 3 बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं। हर रोज 3 बेटियां बलात्कार की शिकार। घर परिवार या तो पुलिस थानों के चक्कर काट रहा है, या अस्पतालों में बलात्कार की शिकार बेटियों को लेकर घूम रहे हैं, और या फिर कोर्ट कचहरियों के न्याय के लिए पिछले 10 साल से जवाब मांग रहे हैं। टीएमसी की पार्लिमानी मेंबर महुआ मोइत्रा की पार्लिमानी रुकनियत मंसूख हो गई है। लोकसभा में गुज़िश्ता रोज कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पर बहस के बाद सूती वोटिंग हुई। अपोजिशन के पार्लिमानी मेंबरों ने इस दौरान वॉकआउट कर दिया और इसके बाद रिपोर्ट मंजूर हो गई। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ के खिलाफ इल्जामों को संजीदा बताया था और कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही पार्लिमानी रुकनियत मंसूख करने की मांग की थी। रिपोर्ट पर बहस के दौरान टीएमसी, कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन के पार्लिमानी मेंबरों ने महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका देने की मांग की थी। ताहम बीजेपी पार्लिमानी मेंबर ने इस मांग की मुखालिफत की और स्पीकर इस मांग पर राजी नहीं हुए। दरअसल महुआ पर पैसे लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछने के आरोप लगे थे। साथ ही महुआ पर अपने दोस्त हीरानंदानी को पार्लियामेंट की लॉग इन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का भी इल्जाम लगा था। एथिक्स कमेटी ने इन इल्जामों को सही बताया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, ये सदन कमेटी के नतीजे को स्वीकार करता है कि पार्लिमानी मेंबर महुआ मोइत्रा का तर्जे अमल एक पार्लिमानी मेंबर के रूप में गैर अखलाकी था, इसीलिए उनका पार्लिमानी मेंबर बने रहना ठीक नहीं है। रिपोर्ट पेश होने के बाद पार्लियामेंट में अपोजिशन के पार्लिमानी मेंबरों ने जमकर हंगामा किया और नारे लगाए। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने इस पर बहस के लिए समय दिया। दोपहर 2 बजे से एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर बहस शुरू हुई। टीएमसी ने ये मांग की है कि महुआ को सदन में बोलने का मौका मिलना चाहिए। बता दें कि इससे पहले महुआ मोइत्रा पार्लियामेंट पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने वस्त्र हरण शुरू किया, अब आप महाभारत का रण देखेंगे। क्या लग रहा है आपको? खुशी लग रही है कि हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করশির, ভয় কাপে কাপুরুষ লড়ে যায় वीर। सो जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्रहरण शुरू किया ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद विधानसभा पहुंचे बीजेपी के तमाम पार्लिमानी मेंबरों ने एमपी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है।
मालूमात के मुताबिक लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने इंतखाब जीतने वाले बीजेपी पार्लिमानी मेंबरों को 30 दिन के अंदर सरकारी रिहाइश खाली करने का नोटिस दिया है। 8 पार्लिमानी मेंबर जनरल पूल का हिस्सा हैं, 3 पार्लिमानी मेंबर वजीर हैं, इसलिए उन्हें शहरी तरक्की की वजारत से हिस्सा मिलता है। मालूमात के मुताबिक ये कवायद सिर्फ अपोजिशन के पार्लिमानी मेंबरों के लिए ही नहीं, जैसा कि इल्जाम आयद किया जा रहा है, सबके लिए यकसा है। जिन लोकसभा पार्लिमानी मेंबरों को 30 दिन में घर खाली करने का नोटिस दिया है, उनमें राकेश सिंह, अरुण साव, गोमती साय, रीति पाठक, बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, उदय प्रताप सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी ने इस बार असेंबली इंतखाबात में 21 पार्लिमानी मेंबरों को असेंबली का टिकट दिया था। इनमें से 12 असेंबली इंतखाबात जीत गए। इंतखाब जीतने वाले इन पार्लिमानी मेंबरों में राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, छत्तीसगढ़ से अरुण साव, रेणुका सिंह, गोमती साई, मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीता पाठक मीना शामिल हैं। तेलंगाना के साबिक सीएम चंद्रशेखर राव को चोट लग गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केसीआर की कमर में चोट आई है। बताया जा रहा है कि उन्हें सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल उनके अहले खाना अस्पताल में मौजूद हैं। हाल ही में केसीआर की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। केसीआर का इलाज समाजी गुड़ा यशोदा अस्पताल में किया जा रहा है। डॉक्टर्स की तहकीकात में सामने आया है कि उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई है। फिलहाल उनकी हालत मुस्तकम बताई जा रही है। वो अपने एरावेली में वाक़े फार्म हाउस पर गिर गए थे। वाज़े हो कि इतवार के दिन इंतखाबात के नतीजों का ऐलान हुआ था, जिसमें उनकी पार्टी बीआरएस ने कुल 119 असेंबली सीटों में से 39 सीटें हासिल की थी, जबकि सबसे पुरानी पार्टी को 64 सीटें मिली थीं।